अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया की लाइब्रेरी में खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। किसी पाड़े की आमदनी कम है तो 10वां हिस्सा उसे माफ भी किया जा सकता है, बल्कि अपनी तरफ से उसकी मदद की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर पीरू की मंशा के मुताबिक दादाओं का तबादला भी होता रहेगा। हर पाड़े में चाकूजनी, अखाड़े वगैरह का बाकायदा इंतजाम होगा। आपस में मुकाबले होते रहेंगे। अगर कोई आदमी ये समझता है कि वो दादा बनने का अहल है तो उसे सीधे पीरू के पास आना पड़ेगा। पीरू उसके मुकाबले का इंतजाम करेगा। जीतने की सूरत में आजमाइशी तौर पर उसे कोई छोटा पाड़ा दे दिया जाएगा। अगर उसने ठीक तरह से पाड़ा चलाया तो उसे किसी बड़े पाड़े पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। हर पाड़ा अपने अपने इलाके में आज़ाद होगा। पीरू की तरफ से महज मजबूरी के आलम में दखल अंदाजी की जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जो दादाओं की आज़ादी में खारिज हो, जिससे उनमें बददिली पैदा हो, उनकी हिम्मत शिकनी हो, वो खुद को पीरू का गुलाम समझे। पीरू के खास आदमी के ग्रोह का कोई आदमी पीरू की इजाज़त के बगैर किसी पाड़े के मामलात में दखल नहीं देगा। इस इंतजाम की बुनियाद ये थी कि पहाड़ों के दरमियान मेल जोल कायम रहे और जो हासिल किया गया वो आपस के इंतशार में खो न दिया जाए। छेदा ने तजवीज़ पेश की कि इलाके में फैले हुए आदमियों के काम भी तय कर दिए जाएं। ऐसा न हो कि लोग ताकत के जम में बेलगाम हो जाएं और जो कुछ अब तक नहीं हुआ वो होने लगे और तेवाड़ी की तरह उन्हें किसी बात का ख्याल न रहे। वो बार बार हमारी तरफ देख रहे थे। विठल गर्दन झुकाए हुक्का पीने में मसरूफ था। जामू के लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। वो दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहा था और मेरे सीने में बुलबुले उठ रहे थे। जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो यकीनन इन्हें तिवाड़ी के मामले में अब किसी बड़ी उलझन का अंदेशा नहीं है और विठल की बात सच है कि अब जाने का वक्त आ गया। अब मेरी आंखें मेरे पास होंगी और मैं उन्हें उसी के लिए वक़्फ़ कर दूंगा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अब अगर रास्ते में कोई कृष्णा जी नजर आए तो मैं नजरें चुरा लूंगा, रास्ता ही बदल दूंगा। जब बहुत देर होगी तो पीरू भड़क उठा और चीख कर बोला, बात साफ ठीक है, जैसा तुम बोलते हो वही होएगा। अगर इस माफक काम ठीक नहीं चला तो 3 महीने बाद अपन सब लौट देगा, समझा? अब अपने मुंह पर ताला लगाओ और साला ये सोचो कि विठल भाई जाने वाला है। वो जाके उधर क्या बोलेगा, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया, बम मारा, नाटक करता रहा। पीरू इन्हें बुरा भला कहने और गालियां देने लगा। उसने हुक्म दिया कि फौरन एक बड़े जश्न का इंतजाम किया जाए। सारे शहर से तवाइफें लाई जाएं और 3 दिन तक नाच रंग किया जाए। दूसरे इलाकों के उस्तादों को भी मदु किया जाए और देके चढ़ा दी जाए। मगर विठल इस जश्न के लिए आमादा नहीं हुआ। उसने सख्ती के साथ मना कर दिया कि यह मौका जश्न मनाने का नहीं है। वो सब बहुत खुश थे। विठल के इनकार से उनके चेहरे लटक गए। पीरू नाराज होकर बैठ गया। विठल ने उसे समझाया कि जश्न के और बहुत से मौके आएंगे। विठल ने जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि वो इनकार कर दे। वो ना बोलता तो मैं मना कर देता, लेकिन मेरी कुछ कहने की नौबत नहीं आई। जब मैं और जामू पाड़े से बाहर निकले तो रात बहुत गुजर गई थी। मेरे पैर जमीन पर लपक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। सड़क सुनसान थी और हल्की हल्की फुहार ने उसे गीला कर दिया था। पुलिस मौजूद थी। अभी हम कुछ दूर गए होंगे कि एक आदमी भागता हुआ हमारे पास आया। वो लक्ष्मी था। उसने बताया कि पीरू ने मुझे कल दोपहर पाड़े आने की हदायत की है। मैं उससे वजह पूछना चाहता था, मगर जामू मेरा हाथ खींच के आगे बढ़ गया। मैं हर रोज रात को पाड़े जाता ही था, फिर दोपहर को खास तौर पर बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं रास्ते भर उलझा रहा। खासी तगदो के बाद हमें टैक्सी मिली। बरसात की वजह से टैक्सी वाले भी सड़कों से भाग गए थे। जामू का जख्म अभी हरा था, पानी पड़ने से बिगड़ सकता था। ताम घर से कुछ फासले पर हमें टैक्सी छोड़नी पड़ी। बारिश तेज हो गई थी। मैंने जामू का बाजू अपनी ओट में ले लिया, लेकिन चलने के दौरान में ये एक मुश्किल काम था। जैसे तैसे भागते हुए हम घर पहुंच गए। जुलीन ने फौरन दरवाजा खोल दिया। ड्राइंग रूम रोशन था, लेकिन जुलीन का चेहरा बुझा हुआ था। हमें भीगा हुआ देखकर वो जल्दी से तौलिया ले आई और मुझे उसने एक चादर दे दी। अरे जूली बहन, तुम अब तक जाग रही हो? जामू ने हैरत से कहा। ड्राइंग रूम बेतरतीब पड़ा था। जुलीन भी कुछ बेतरतीब सी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे साड़ी का होश नहीं था। जामू के टोकने पर उसे ख्याल आया। उसने हवास बातगी से अपनी साड़ी दुरुस्त की और नजरें नीची कर ली। हमने तो कह दिया था कि हमें देर हो सकती है। जामू ने नदामत से कहा। बस अब तुम्हें कुछ दिनों की तकलीफ और है, हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, वो मुंतशर लहजे में बोली। आप कपड़े बदल लीजिए जामू भाई, बहुत भीग गए हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अब तुम सो जाओ, मैं इसका चाय नहीं पीऊंगा। जामू अपने कमरे में चला गया। मैं चंद सानियों तक वहीं ठहरा रहा। जुलीन को देखता रहा। फिर मैं भी चला आया। कपड़े बदल के मैं कांते के साथ बिस्तर पर लेटने की बजाय कुर्सी पर बैठ गया। घर में कदम रखते ही मेरा दिल डूबने लगा था। इतनी देर में जुलीन की आवाज़ आई। वो मुझे बाहर बुला रही थी। जामू ने फौरन चादर ओढ़ ली, क्योंकि उसने कमीज उतार दी थी। मैं बाहर गया तो जुलीन चाय लिए खड़ी थी। मैंने उसे घूर कर देखा। ट्रे उसके हाथ में लर्ज रही थी और प्यालियां बज रही थी। ट्रे लेके मैं अंदर आ गया। जब भी यहाँ से जाने की कोई उम्मीद पैदा होती थी, मुझे जुलीन का ख्याल आने लगता था। मुझे अंदाजा था कि मेरे जाने का सुनेगी तो कितनी उदास हो जाएगी। अब तो उसका बाप भी नहीं था और ना ही कृष्णा जी। एक बूढ़ी माँ थी। दुनिया में और कोई नहीं था। दूर के चंद रिश्तेदार होंगे तो वो उस माहौल में वापस जाना नहीं चाहती थी। ना ही उसका वहां जाना मुनासिब था, क्योंकि वो एक अलहदा लड़की थी। जुलीन इस अकेली जिंदगी से बहुत घबराएगी। वैसे भी जरा जरा सी बात पर घबरा जाती है। उसका दिल बहुत कमजोर है। वो मार्टी से कितना डरती थी। मैंने उसके लिए मार्टी से लड़ाई मोल ली।
कृष्णा जी ने उसे नए मकान में मुंतकिल कर दिया और अच्छी मुलाजमत दिलवा दी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो खुश रहे, हंसती रहे, लेकिन वो रोज़ बरोज़ उदास होती जा रही थी। उसका ख्याल मेरे दिमाग से चिमटा हुआ था। कृष्णा जी ने मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत छोड़ी थी, मगर जुलीन उससे भी बड़ी दौलत थी। उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं थी। रात दिन सुबह शाम वो हर वक्त कृष्णा जी की तरह मुझे आराम पहुंचाने की जुस्तजू में लगी रहती थी। अब जाने की कोई सूरत बंदी तो उसे इतला देने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हालांकि मैं उसे बारहा कह चुका था कि मुझे यहाँ ठहरना नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ घर में भी नहीं रहना चाहता था। मुझे बहुत पहले से एहसास था कि उसके साथ रहूंगा तो उसे और परेशान करूंगा। मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। एक मार्टी के आजार से निजात दिलाना कौन सी बड़ी बात थी, और मार्टी भी उसके साथ मुझे देखकर ज्यादा तंग करने लगा था, वरना इससे पहले भी वहीं रहती थी। मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मैं किसी के लिए कर भी क्या सकता था। मेरे हाथ पैर तो टूटे हुए थे। मेरा काम उन लोगों को दुख पहुंचाना रह गया था जो मेरा ख्याल करते थे। चाय पी के जामू जल्द ही सो गया। मैं कुर्सी पर बैठा जागता रहा। मुझे यकीन था कि वो अभी तक जाग रही होगी। जामू ने मेरे सामने उसे कहा था कि वो चंद दिन का मेहमान है। उसने मेरी और विठल की तमाम गुफ्तगू सुनी थी। वो मुझसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो सोचती होगी कि मुझे रोकने का उसे क्या हक पहुंचता है। वो बहुत सी बातें सोच रही होगी, मगर मैं क्या कर सकता था? जो मेरे बस में नहीं है वो मैं कैसे कर सकता था? क्या मैं जुलीन जैसी बेसहारा लड़की को सहारा देने के लिए बम्बई में ठहर जाऊं? मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम दोनों बहुत सुख से रहेंगे। बम्बई में जीना लगा तो कहीं और चले जाएंगे। मगर फिर जुलीन तो मेरे साथ रहेगी, मगर मैं खुद किसके साथ रहूंगा? मैं उसके साथ रहते हुए भी इसके साथ नहीं होऊंगा। वरना फिर मैं जरी के पास से क्यों चला आया था? मैंने विठल से क्यों फरार इख्तियार किया और जेल से निकलने के बाद उसकी तलाश में क्यों निकल खड़ा हुआ? बेहतर है मैं उसे जाके बता दूं। जूली, अच्छी जूली, मुझे बहुत काम है। तुम खुद अपने बारे में कुछ सोचो। किसी न किसी दिन तो मुझे उसे ये बात करनी ही है। फर्ज करो मैं ना होता और इसका बाप भी मर गया होता और कृष्णा जी भी ना होते, तो वो क्या करती? दुनिया में न जाने कितने लोग बेसहारा हैं, और मैं किस शुमार के तार में हूँ। मैं कुर्सी से उठ गया और हल्की चापों से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। जुलीन सोफे पर नीम दराज हो गई थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। उसकी आंखें खुली हुई थी। मेरी आहट पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने साड़ी के पल्लू से अपना भीगा हुआ चेहरा खुशक किया और पटपटाती हुई आंखों से मुझे देखने लगी। मैं उसके करीब ही बैठ गया। उसकी निगाहें फर्श पर जमी हुई थी। तुम रो रही हो? मैंने बमुश्किल तमाम कहा। उसके बदन में अरताज सा हुआ, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन कुछ और झुक गई। मेरा हलक खुशक हो रहा था। जुलीन, चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद मैंने उसे पुकारा। उसने कसमसा के एक सानी के लिए निगाहें उठाईं और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैंने उसे बात करने का इरादा ही मुलतवी कर दिया। उस वक़्त ना तो मुझसे कोई बात हो रही थी और ना शायद वो कुछ सुनना चाहती थी। चुनांचे मैंने सकूत इख्तियार कर लिया, मगर ये खामोशी ना बोलने से ज़्यादा बुरी थी। जुलीन, मैंने हाँफती हुई आवाज़ में उसे फिर मुखातिब करने की कोशिश की। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने तेज़ी से कहा, ताकि कहीं मेरी ज़ुबान ना अटक जाए। मुझे अब चंद दिनों में यहाँ से जाना है। उसकी आंखें फिर छलक पड़ी और होंठ कांपने लगे। मुझे मालूम है कि तुम्हें इस इत्तला से दुख होगा। मेरी आवाज़ झरझराने लगी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, मगर मेरी अकल काम नहीं करती। मेरी समझ में कुछ नहीं आता जुलीन। मैं रुक नहीं सकता और ना तुम्हें इस तरह तनहा छोड़ कर जाने को जी चाहता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो सिसकियां भरने लगी। मत रो, मत रो। मैं उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत अच्छी हो जुलीन, यकीन करो। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि तुम्हें खुश देख सकूं और तुम्हारे लिए खुशी मुहैया कर सकूं, मगर जो चीज़ खुद मेरे पास नहीं है, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? शायद तुम्हें मेरे मुतालिक चंपा से कुछ मालूम हो गया होगा, या जामू और कांते ने तुम्हें बातों बातों में कुछ बता दिया हो। लेकिन जो कुछ उन्होंने बताया होगा या तुमने खुद अंदाज़ा लगाया होगा, वो बहुत कम है। मुझसे कुछ पूछना मत। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे जाना है, और मुझे न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़े। तुम एक ज़हीन और पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकती हो। मेरा मेरा कोई घर नहीं है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ, और फिर तुम्हारे सामने एक बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। फैज़ाबाद में एक लड़की ज़री रहती है। मुझे ख्याल आया था कि मैं तुम्हें वहीं पहुँचा दूँ। वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी और तनहा है। तुम्हारी तो माँ भी है, उसका कोई नहीं है। एक बड़ी हवेली में रहती है। तुम दोनों एक दूसरे से मिलती तो बहुत खुश होती। तुम वहाँ मुलाजमत भी कर सकती हो और तालीम भी जारी रख सकती हो। मगर जब मैंने सोचा तो ये मुझे कुछ अच्छा मालूम नहीं हुआ। इस तरह कोई किसी घर में नहीं रह सकता। शायद तुम भी इसे पसंद ना करो जुलीन। कृष्णा जी ने मेरे नाम बहुत बड़ी रकम छोड़ी है। वो रकम मेरे किसी काम की नहीं है। तुम इस रकम में से जो चाहो ले लो, या सब अपने पास रखो। फिर तुम एक बहुत अच्छा घर बना सकती हो, मुलाजिम रख सकती हो, मुलाजमत छोड़ के आला तलीम हासिल कर सकती हो। तुम चाहो तो अपनी माँ का कहीं इंतजाम करके हॉस्टल में भी रह सकती हो, वलायत भी जा सकती हो। इस रकम से तुम बहुत कुछ कर सकती हो। खबर है कितनी बड़ी रकम है? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। उसकी आंखों से ज़ारों की तार आंसू जारी थे। मैं घबरा गया। 8.5 लाख के करीब। उसने अपनी भीगी लरजती हुई पलकें उठाई और अपना मुंह छुपा लिया। तुमने सुना कृष्णा जी मुझे क्या समझते थे? मेरी आवाज़ फटने लगी। मैंने तुम्हें नहीं बताया था, इसलिए कि मुझे बताते हुए शर्म आती थी। वो रुपया बैंक में महफूज है। मैंने उसमें से एक पाई को भी हाथ नहीं लगाया है।
कृष्णा जी ने न जाने क्यों से मेरे नाम कर दिया था। तुम इस कदर रो क्यों रही हो जुलीन? मेरी बातों का जवाब दो। मैंने वहशत से कहा, रोना बंद करो, मुझे भी रोना आ रहा है। मैंने उसके दोनों हाथ चेहरे से हटा दिए। वो निढाल होकर मेरे सीने पर गिर पड़ी। मेरी सांस बंद होने लगी और जिस्म सुन हो गया। मेरे हाथ पत्थर के हो गए। जुलीन मेरे सीने पर सिसक रही थी। मैं देर तक गूंग बैठा रहा। फिर मेरी सांस फूलने लगी। मेरा जी चाहा कि उसे खूब जोर से गले लगा लूं, खूब प्यार करूं, कह दूं कि मैं नहीं चाहता, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन मेरी जुबान और हाथों पर राशा तारी हो गया था। मैं बेख्तियार पीछे हट गया। मुझे नहीं मालूम किस तरह दूसरे लम्हे जुलीन के बाजू मेरे हाथों की गिरफ्त में थे। मैंने उसे झंझोड़ दिया। मत रो, मैंने चीख कर कहा। मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि मेरी बुलंद आवाज से घर में कोई भी जाग सकता है। जुलीन खुद ही संभल गई। मेरी बात सुनो जुलीन, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। मैंने घुटी हुई आवाज में कहा। तुम्हें कौन रोक सकता है? वो बिलकती हुई बोली। इस तरह मत कहो। मैं रुक जाऊंगा तो तुम्हें परेशान ही करता रहूंगा। मैंने रोते हुए कहा, ना खुद चैन से बैठूंगा, ना तुम्हें चैन लेने दूंगा। मैं हर रोज तुम्हें रुलाता रहूंगा। अब तक तो मैंने यही किया है। तुमने देख ही लिया कि यहाँ रहकर मैंने तुम्हें क्या दिया। आंसू दिए। मेरे पास और है भी क्या? मैं तो कब का चला जाता। एक काम ने रोके रखा, लेकिन अब मैं एक तरफ से मुतमईन हो गया हूँ। समझ लो, कृष्णा जी ने मुझे कुछ काम सौंपा था, वो अब निपट चुका है। बच्चों के सुरह आंखों से मुझे घूरने लगी। लेकिन मैं तुम्हारी जानब से फिक्रमंद हूँ जुलीन। मैंने तुम्हारे सामने कई बातें रखी हैं। तुम अपने लिए जो बात मुनासिब समझो मुझे बता दो। मेरा ख्याल है कि तुम एक नया मकान ले लो। ये पैसे आखिर किस काम आएंगे? मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो लजीदा लहजे में बोली। क्यों नहीं चाहिए? कृष्णा जी तुम्हें भी इतना ही अजीज रखते थे जितना मुझे। उनके पैसों पर तुम्हारा भी हक है, और अब तो ये मेरे पैसे हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे दिल में कुछ और ख्याल आ रहा है क्या? नहीं नहीं, इसे दिल से निकाल दो। मैं ये बात तुम पर तरस खा के, तुम्हें जरूरतमंद समझ के नहीं कह रहा हूँ। मेरा मकसद तो ये है कि तुम खुश रहो, समझी? तुम चले जाओ, वो सिसकती हुई बोली। मगर तुम्हारा क्या होगा? कुछ भी नहीं, मैं जिंदा रह लूंगी। उसकी जुबान टगमगा रही थी। तुमने क्या सोचा है? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। उसकी ठिठुरी हुई आवाज उभरी। जिंदा रहना है? हाँ जुलीन, मेरी अच्छी जुलीन, कुछ ना कुछ जरूर सोचो। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता, मगर मेरी कोई मंजिल, कोई ठिकाना नहीं है। अगर खुदा ने मेरी बात सुन ली तो मैं कभी वापस जरूर आऊंगा। यहाँ मैं मार्टी से कह दूंगा, वो मेरी अदम मौजूदगी में तुम्हारा ख्याल रखेगा। और मैं तुम्हें चंद ऐसे नाम बता के जाऊंगा कि जब भी मेरा नाम लेके तुम उनसे मिलोगी और तुम्हें कोई परेशानी होगी तो वो फौरन हाजिर हो जाएंगे। वो मेरे नाम का इतना पास जरूर रखेंगे। वक्त पड़ा तो वो तुम्हारी लिए जान भी लड़ा सकते हैं जुलीन। तुम ये भी तो समझ सकती हो कि मैं मर गया हूँ। कोई भी आदमी किसी भी वक्त मर सकता है। तुम ये समझ लो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं था। कृष्णा जी को जो चाकू लगे, अगर वो मुझे लग जाते। जुलीन बुत बनी बैठी थी। वो ना मेरी तरफ देख रही थी, ना रो रही थी। उसकी नजरें सामने दीवार पर जमी हुई थी। गीले रुखसारों पर लैंप की पीली रोशनी दमक रही थी। उसके होंठ बार बार थरा जाते थे। तुम बोलती क्यों नहीं? मैंने सरा सिमकी से पूछा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो खोए हुए लहजे में बोली। कुछ तो जरूर सोच रही होगी। वो गुम बैठी रही। मैं भी सर झुका के खामोश हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पर नाले गिरने का शोर अंदर तक गूंज रहा था। लैंप की रोशनी कभी मध्यम पड़ जाती थी, कभी तेज हो जाती थी। शायद बिजली जाने वाली थी। जब देर हो गई और उसके बदन की कोई आहट नहीं उभरी तो मैंने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। जुलीन का बदन साकत था, सिर्फ सीना मुतहरक था। सुबह तक मैं यूं ही बैठा रहा, वो भी बैठी रही। सुबह होने में देर ही कितनी रह गई थी। दूध वाले ने आवाज लगाई तो वो चौंक पड़ी। घबरा के उठी और लड़खड़ाती हुई बावर्ची खाने की तरफ लपकी। नमाज के लिए चंपा के उठने से पहले मैं अंदर चला आया। सुबह हल्की बारिश थी। मैं अपने कमरे में ही पड़ा रहा। चंपा आई तो मैंने मना कर दिया कि मेरा जी नाश्ते को नहीं कर रहा है। फिर कांते इसरार करके मुझे नाश्ते की मेज पर ले आया। मेरी नजरें जुलीन को ढूंढ रही थी। वो वहां मौजूद नहीं थी। नाश्ता करके मैं किसी से कुछ कहे बगैर घर से निकल गया और सड़कों पर घूमता रहा। एक सड़क से दूसरी सड़क, एक चौक से दूसरा चौक। बार बार मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे जुलीन मेरे पहलू में चल रही हो और मुझे पीछे से आवाजें दे रही हो। रास्ते में कई बार मैंने घर वापस जाने का इरादा किया। न जाने जुलीन की तबीयत कैसी हो, लेकिन मैं आगे ही बढ़ता रहा। जुलीन को क्या अंदाजा था कि कोई उससे भी ज्यादा तन्हा हो सकता है। उसका तो कोई भी नहीं था। उससे तो सब कुछ छीन लिया गया था। दुश्मन जगह जगह उसकी बू सूंघते फिरते थे। मौलवी मोहम्मद शफीक ने न जाने कब तक साथ दिया होगा। कोई जुलीन से इस तरह नहीं बिछड़ गया था जिस तरह उससे बिछड़ा। किसी ने उसके लिए अपना घर छोड़ दिया था। वो ऐसी नहीं थी कि उस पे वक़्त की गर्द पड़ जाए। वो तो मेरे दिल में रोज बरोज रोशन हो रही थी। जुलीन को कुछ पता नहीं था कि मेरे सीने में कैसी जलन होती है। कभी कभी मेरा जी चाहता था कि सर से पांव तक अपने जिस्म में चाकू खींच दूं। फुटपाथों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही बारिश बंद हुई, लोग चींटी की तरह सड़कों पर उबल पड़े। भीड़ ज्यादा होती थी तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था कि कहीं निगाह चूक ना जाए। राहगीर तेज तेज कदमों से चल रहे थे क्योंकि अभी तक आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मैं वहां तक जाना चाहता था जहां तक आदमी नजर आते हों। किसी दिन उन्हीं आदमियों के दरमियान वो मुझे मिल जाएगी। मैंने एक तवील फासला तय कर लिया। धूप निकली तो मुझे याद आया कि पीरू ने आज दोपहर
मुझे आने की हदायत की थी। जब मैं पाड़े पहुंचा तो मुझे कुछ सुकून था कि मैंने सुबह से अब तक का वक्त ज़ाया नहीं किया है। पीरू मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने और विठल ने उजले कपड़े पहन रखे थे। लाडले जानी, इतनी देर कर दी? वो मुझे देखते ही चिल्लाया। अब चल, जल्दी चल। कहाँ चलना है? मैंने उदासी से पूछा। ये मत पूछो, अपन ने विठल भाई को भी नहीं बोला है। चलो, मैंने आहिस्तगी से कहा। वो दोनों तैयार ही बैठे थे। फौरन उठ खड़े हुए। हम दोनों के सिवा कोई और आदमी उनके साथ नहीं था। इलाके में कुछ दूर पैदल चल के पीरू ने एक टैक्सी रोक ली। चंद मिनट के सफर के बाद वो एक बड़े जनरल स्टोर के सामने रुक गया और इधर उधर देखकर बाहर ही खड़े खड़े उसने काउंटर पर बैठे हुए शख्स को इशारा किया। उसके इशारे की देर थी कि आदमी लपकता हुआ स्टोर से बाहर आया और उसने पीरू के हाथ में चाबियों का गुच्छा थमा दिया। स्टोर के बराबर ही गैराज था। पीरू ने वहां से एक मोटर निकाल ली। वो खुद उसे चला रहा था। आगे की नशिस्त पर विठल और पिछली पर मैं बैठ गया। मोटर की रफ्तार तेज थी। पीरू एक लंबा रास्ता अबूर करता हुआ ऐसे इलाके में दाखिल हो गया जहाँ ऊंचे ऊंचे मकानात थे और कोठियां बनी हुई थी। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि पीरू हमें कहाँ ले जा रहा है। कुछ देर के बाद मोटर एक सबज पोश आनी फाटक के पास रुक गई। हारन की आवाज पर किसी ताहीर के बगैर दरवाजा खुला और मोटर अंदर दाखिल हो गई। चौकीदार ने पीरू को झुक के सलाम किया। वो एक बहुत बड़ी कोठी थी। इमारत के सामने मैदान में सब्जा छाया हुआ था। पीरू ने पोटीको में मोटर का इंजन बंद कर दिया। विठल उसे मुतजस्सिस नजरों से देख रहा था। आओ विठल भाई। वो विठल की कमर में हाथ डालते हुए बेताबी से बोला। अंदर आओ। ये तुम कहाँ ले आए पीरू दादा? विठल ने मुस्कुराकर पूछा। विठल भाई, अपन किसी को आज तक यहाँ नहीं लाया। पाड़े के सिर्फ 2 आदमियों को पता है कि अपन हफ्ते में एक बार कहाँ जाता है। अभी वो बता ही रहा था कि अंदर से एक खुश लिबास जवान औरत बरामद हुई। उसे उधेड़ उम्र कहना गलत होगा। उसका कद जुलीन की तरह लंबा, रंग सुर्ख और सफेद, जिसम मतवाजन और आंखें बड़ी बड़ी थी। हम दोनों को देखकर वो कुछ घबरा सी गई। विठल भाई, पहचानो कौन है? पीरू ने हंसते हुए कहा। विठल चंद लम्हे सोचता रहा, फिर पुरस्कून आवाज में बोला, भाभी। वाह विठल भाई वाह। वो उछल पड़ा। तुमने कैसे जाना? तुम दोनों की आंखों से। औरत ने दोनों हाथ जोड़ के पहले विठल को नमस्कार किया, फिर मुझे। रानी, पीरू सटपटाती हुई आवाज में बोला। अपन का विठल भाई और लाडला राजा। पीरू ने एक ही सांस में हमारे मुतल्लिक न जाने क्या क्या कह दिया। रानी की आंखें चमकने लगी। उसने हमें अंदर चलने के लिए कहा और एक सजे हुए कमरे में ले आई। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और इर्द गिर्द ऊंची ऊंची कुर्सियां और सोफे रखे हुए थे। रानी शाइस्तगी से हमारे सामने बैठ, उसके कानों में छोटे बुंदे लटके हुए थे और माथे पर बिंदियां दमक रही थी। गले में मेरी माला की तरह मोतियों की माला पड़ी हुई थी। जूड़ा बंधा हुआ था और चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। ये क्या है पीरू दादा? विठल ने मुस्तरब होकर सरगोशी की। बस विठल भाई, पीरू खिलखिलाने लगा। अपन ने तुमको नहीं बोला था ये भी अपन का पाड़ा है? अभी विठल भाई, अपने सोचा कि तुमसे कोई पर्दा रह गया तो अपन को बाद में बहुत खबारी होगा। साला टाइम ही नहीं मिला। अपन तुमको बहुत पहले इधर ले आता और यही ठहरने को बोलता। पर वो साला पर वो साला छेड़ा छाड़ी जो उधर चला रहा था। ये अपन का रानी है विठल भाई, वो बहकी हुई आवाज में बोला। अभी विठल भाई की खातिरदारी करो रानी, अपन को आने में देर हो गई। जो भी घर में है ले आओ। और वो पीरू का बच्ची महारानी गीता किधर है? उसे बोलो चाचा विठल आया है, जल्दी आओ। बोलो देखो कौन आया है। पीरू की बात खत्म होने से पहले ही रानी उठकर अंदर चली गई। पीरू बहुत खुश था। उसने वही दास्तान विठल को सुनानी शुरू कर दी जो चंद दिन पहले सरसरी अंदाज में मुझसे बयान कर चुका था। विठल इश्तियाक और ताजुब से सुनता रहा। अपन इसको बिल्कुल दूर रखा है विठल भाई। रानी को पता है कि अपन कहाँ रहता है, पर छोकरी कुछ नहीं जानता। रानी बहुत अच्छा औरत है विठल भाई। वो एकदम 100 नंबर है। वो उसको समझा लेता है। कभी अपन का बहुत जी करता है कि बस इधर ही रहे, उधर वापस ना जाए, पर अपन क्या करे? तुम जानता है विठल भाई, साला चाकू एक बार हाथ को चिमट जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। पीरू उदासी से बोला। वो बताने लगा कि उसे ये घर लोगों की नज़रों से दूर रखने में कितनी मुश्किल पेश आती है और इसकी बीवी ने किसी मौके पर उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने कभी अपने माँ बाप का नाम नहीं लिया। उसी को दरवाजे से चूड़ियां बजी। पीरू एक झटके से उठ बैठा और उसने दरमियान ही में आने वाली लड़की को छपट कर अपने सीने से लगा लिया। वो उसकी पेशानी, सर और हाथ चूमने लगा। महारानी जी, वो लरजती हुई आवाज में बोला, कैसा हो तुम? जब पीरू सामने से हटा तो उसका हाथ थामे हुए उसे हमारे पास लाया तो मैंने उसे गौर से देखा। पीरू ने उसके बारे में जो कुछ मुझसे कहा था वो बहुत कम था। उसकी उम्र 16-17 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसके गालों से खून छलक रहा था। वो अपनी माँ के रंग रूप पर गई थी। वही कद, वही नक्शा, वही स्याह बाल और बड़ी आंखें। वो दोनों छोटी बड़ी बहनें मालूम होती थी। चाचा को प्रणाम बोलो, पीरू ने उसे हुक्म दिया। लड़की ने आगे आकर विठल के पैर छू लिए। विठल ने खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखा। विठल का हाथ कपकपा रहा था। जीती रहो, वो भारी आवाज में बोला। पीरू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं हाली हाथ घर आ गया। विठल ने अपनी जेब टटोलते हुए नाराजी से कहा। जितने नोट उसकी जेब में थे उसने निकाल कर लड़की के हाथ में थमा दिए। लड़की को तामुल हुआ मगर पीरू ने उसे डपट दिया। उसने दोबारा विठल को प्रणाम किया। और ये लाडला राजा, लाडला ये अपन की गीता है। उसके लहजे में लर्जिश थी। ये अपन का महारानी है, अपन इसका गुलाम है। पिताजी, गीता नागवारी से बोली। फिर आपने?
ओ, पीरू हंस के बोला, अपन भूल गया, ये गीता अपन का बेटी है लाडला, अपन इसका बाप है गुलाम नहीं, अपन का बहुत प्यारा बेटी है। पीरू ने उसे अपने और विठल के दरमियान बैठा लिया। विठल भाई, अभी तुम्हारा भतीजे ने 11 नंबर दर्जा पास किया है, फट फट फ्लाइती बोलता है, अपन का जान है। वो गीता को अपने बाजू में समेटते हुए बोला। गीता का चेहरा लाल हो गया था। वो ढीली मोरी का पजामा और कुर्ता पहने हुए थी। चुना हुआ दुपट्टा गले में पड़ा था। वो शर्माई शर्माई सी थी। चाचा विठल कहाँ से आए हैं? उसने झिझकते हुए हल्की आवाज में पूछा। चाचा कलकत्ते से आया है बिटिया। पीरू ने ऐसे लहजे में उसे जवाब दिया जैसे गीता छोटी सी बच्ची हो। वो कनखियों से हम दोनों को देखने लगी। तो ये यहाँ क्यों नहीं ठहरे? वो शिकायती लहजे में बोली। क्या बोले बिटिया, चाचा को जाने का जल्दी है, अपन ने बहुत मगज मारा, अब तुम बोल के देखो। चाचा अपनी भतीजी की बात नहीं टालेगा। फिर आएंगे बिटिया, विठल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। चाचा कलकत्ते में क्या करते हैं? चाचा, पीरू हकलाने लगा, चाचा उधर बहुत बड़ा कारोबार करता है। क्या कारोबार है? वो तजस्सुस से बोली। पीरू ने तजबजब से विठल को देखा। अब अभी तुम चाचा से मिलने कलकत्ता जाएंगा ना, तो देखना। पीरू अटक अटक के बोला। ये बहुत सवाल करता है विठल भाई। हाँ, तुम उधर आना तो खुद देख लेना। विठल ने सांस भर के कहा। तुम उधर जाके माँ से बोलो कि खाना जल्दी दो, एकदम जल्दी, समझा? वो गीता के कान मरोड़ते हुए बोला। और अभी वो उठी भी नहीं थी कि उससे पूछने लगा, वापस आ गया? आ गई। वो पीरू के सामने खड़ी हो गई और छन छन हंसने लगी। देखा तुमने विठल भाई कितना शरीर है? पीरू ने अपने दोनों हाथ उठाकर उसके गालों की तरफ किया और भूं करके उसे डराने लगा। वो उछलती भागती हुई कमरे से चली गई। पीरू विठल से उसी की बातें करने लगा कि वो कितनी ज़हीन, कितनी शौक और कितनी सादतमंद है। विठल अपना भारी सर हिलाता रहा। चंद ही लम्हों में वो वापस आ गई। रानी जी कहती हैं, अभी देर है, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। वो सामने कुर्सी पर जम के बैठ गई। देखा देखा विठल भाई, क्या क्या बात इसको पता है। पीरू मचलते हुए बोला। अभी इतना छोटा उम्र में ये ऐसा बड़ी बड़ी बातें बोलता है। एक बूढ़ी मुलाजमा ने मेज़ पर फलों का शरबत और मिठाइयाँ ला के रख दी। गीता ने गिलास भरे। विठल को गिलास देने के बाद मेरे पास आई। मैंने निगाह उठाई तो उसने नजरें नीची कर ली। कोरा जब मुझसे जुदा हुई थी, उससे हासी छोटी थी, लेकिन वो मुझे बहुत बड़ी मालूम होती थी। और जब मैं उसे घर से लेके आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे अचानक मेरी उम्र बढ़ गई है। पीरू को गिलास देने के बाद वो अपनी जगह जाकर बैठ गई।